हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंट्रोल रेशियो। सर, कंट्रोल रेशियो क्या कहता है? देखिए, रेशियो एनालिसिस हमें क्या बताता है? हमें कंपेयर करके देता है। रेशियो एनालिसिस क्या बताता है दोस्तों? कंपैरिजन करके देता है कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था और जो एक्चुअल डाटा है उससे हमारा स्टैंडर्ड मैच क्यों नहीं हुआ। हमने कहा था कि यार हम ना 6000 यूनिट बनाएंगे और हमने बनाई सिर्फ 5500 यूनिट। अब ये 6000 क्यों नहीं बन पाई? कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हुआ होगा। इसी तरीके से जो यूनिट 7 रुपए पर यूनिट मिलनी थी, हम उसको 9 रुपए पर यूनिट ले गए। ज्यादा क्यों लेकर आए भाई? क्या कोई ना कोई तो वजह तो होगी। तो कहता देखिए, जब आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों कंपेयर करते हो और आपका स्टैंडर्ड एक्चुअल मैच नहीं करता, तो कुछ रीजंस होते हैं। उन रीजन को डेविएशन कहते हैं। मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट जब आप करते थे तो वहां पर आपने पढ़ा था प्लानिंग। प्लानिंग आपके पास आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग आ गया आपके पास, डायरेक्टिंग आ गया, स्टाफिंग आ गया और कंट्रोलिंग आ गया। ये 5 चीजें पड़ी थी। प्लान में हम डाटा सेट करते हैं और कंट्रोलिंग में हम उसको कंपेयर करते हैं प्लान से, कि जो हमने एक्चुअल में काम किया और जो हमने प्लान सेट किया था, क्या वो बराबर आ रहा है, क्या वो मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा तो डेविएशन ढूंढो और उसको ठीक करो, और इस तरीके से ठीक करो कि अगली बार ऐसे तरीके से डिफरेंसेस ना देखने को मिले। दैट्स द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग वाले पॉइंट पे हम यही पढ़ते थे कि हमें कंपैरिजन करना होता था स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा को। जो प्लान हमने किया था उसको एक्चुअल से कंपेयर करना होता था, और हम इस तरीके से देखते थे कि भाई ये कंट्रोलिंग में हमें मेन पॉइंट करना ही होता था कि हम डेविएशन ढूंढकर उसको कंट्रोल करते थे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हमारे साथ डिफरेंसेस ना आए, जिसकी वजह से हमारा प्लान जो करा था उससे हमारा एक्चुअल अलग हो गया। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसलिए कंट्रोल करो। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी हम स्टैंडर्ड में वही करते हैं। स्टैंडर्ड डाटा और एक्चुअल डाटा को कंपेयर करके हम ये देखते हैं, वेरिएंसेस देखते हैं, उसी को डेविएशन कहते हैं। अब वेरिएंसेस आ रहे हैं, चाहे ज्यादा आ रहे हैं चाहे कम आ रहे हैं, पर आ तो रहे हैं। आपका स्टैंडर्ड एक्चुअल से मैच तो नहीं कर रहा। जो प्लान आपने किया था और जो एक्चुअल आ रहा है वो मैच तो नहीं कर रहा। इसी तरीके से कंट्रोलिंग रेशियो में पढ़ाई गई। इसकी वजह से हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाए, ऑपरेशन को कंट्रोल कर पाए, जिससे स्टैंडर्ड और एक्चुअल में ज्यादा मिसमैच ना हो। तो कंट्रोलिंग रेशियो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों, और 3 करीब रेशियो हमें पढ़नी है, और जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। बट पहले हम इस बात में डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग रेशियो के बारे में। लिखेंगे हेडिंग कंट्रोलिंग रेशियो। अब हमने वेरिएंस तो पढ़ लिया। कहता है इन एडिशन टू द वेरिएंस। इन एडिशन मतलब वेरिएंस के साथ पढ़ना है आपको। इन एडिशन टू द वेरिएंस। इन एडिशन टू द वेरिएंस, एक मिनट दीजिएगा। सर्टेन कंट्रोलिंग रेशियो आर कॉमनली यूज्ड बाय, साथ साथ लिखेंगे, बाय द मैनेजमेंट, आर कॉमनली यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द यूज इन कंट्रोलिंग। फॉर द यूज इन कंट्रोलिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट कई सारे कंट्रोलिंग रेशियो का यूज करता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, these ratio are generally presented, these ratio are generally expressed in terms of percentage. If the ratio is if the ratio is 100% or above,
इफ द रेशियो इज 100% of above, it indicate favorable position. If the ratio 4 point, if the ratio is less than 100%, it indicate adverse या unfavorable position. These important ratio are given below. These important ratio are, पहला efficiency ratio, दूसरा activity ratio, और तीसरा कैपेसिटी रेशियो. लिखिए सर इस पर, फिर हम कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करेंगे. पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको कौन सा समझाता हूँ, रेशियो के बारे में समझाता हूँ. कहता है इन एडिशन टू दी वेरिएंस. अभी तक हम वेरिएंस पढ़ते हुए आ रहे हैं और वेरिएंस के साथ साथ आपको रेशियो भी पढ़नी है, जिससे जब भी आपका वेरिएंस आए तो आप उसको कंट्रोल कर पाए. इन एडिशन टू दी वेरिएंस, certain controlling ratio are commonly used by the management for the purpose of controlling operation. ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट कुछ कॉमनली मतलब ज्यादातर यूज होने वाले रेशियो जो मैनेजमेंट यूज कर रहा है, वो रेशियो जनरली एक्सप्रेस करी जाएगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. और अगर रेशियो का आंसर 100% या उससे ज्यादा आता है, 100 या उससे ज्यादा आता है, तो हम कहेंगे हमारी सिचुएशन जो है वो फेवरेबल पोजीशन में हम. चलो ठीक है, अच्छी बात है. चलो अच्छी बात है, अगर वेरिएंस आया भी है तो अच्छी बात है. मैं एग्जांपल देता हूं उसकी अच्छी बात का. भाई सोचो, आपने कहा था कि भाई 10,000 यूनिट बेच दोगे, 10,000 यूनिट सेल कर दोगे आप बनाकर. ये आपने प्लान किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था, पर आपने 15,000 यूनिट बनाकर बेच दी. तो बताओ ये अच्छी बात है या बेकार बात है? अच्छी बात है. इस केस के अंदर रेशियो जो होगा आपका 100% उससे अबव आ जाएगा. और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए 100% से अबव आ जाएगा, और ऐसी सिचुएशन आ जाएंगे तो हम कहेंगे ना फेवरेबल पोजीशन है, हमारे लिए अच्छी बात है. यार जो चीज मैंने प्लान करा था कि भाई 1 यूनिट बनाने में 20 रुपए लग जाएंगे, आपने उसको 15 में बनाकर तैयार कर दिया. बताओ अच्छी बात है बेकार बात? सर अच्छी बात. तो इस कॉल्ड फेवरेबल पोजीशन. इधर इस केस के अंदर रेशियो 100% उससे ज्यादा आ जाए. तो अगर आपकी रेशियो 100% उससे ज्यादा आ रही है तो समझ लेना वो पोजीशन कैसी है दोस्तों, फेवरेबल पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है. मान ले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. पर अगर आपकी रेशियो 100% से कम आ जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने सोचा था कि 1 यूनिट बनाने में 30 रुपए का खर्चा आएगा, आपने 35 रुपए लगा दिए. आपने कहा था कि 10,000 यूनिट बनाकर बेच दूंगा, पर आप 8,000 यूनिट बनाकर बेचे. आपने कहा था इतनी यूनिट बनाकर मैं 5,000 का प्रॉफिट कमा लूंगा, आपने सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया. ये सारी सिचुएशन क्या है दोस्तों? एडवर्स सिचुएशन है. जब रेशियो 100% से कम आ जाती है तो ये सिचुएशन होती है. हमारे को 3 रेशियो पढ़नी है, इफिशियंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो. और सेम रेशियो दोस्तों सीएमए इंटर ग्रुप 2 और सीएमए फाइनल ग्रुप 3 में सेम रेशियो आपको देखने को मिलती है. तो ये वीडियो दोनों के लिए एप्लीकेबल मानी जाती है. चलिए इतना लिख लिया आपने, स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके रेशियो स्टार्ट कर. और दोस्तों ज्यादा मुश्किल है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है. बस अगर आपने कॉन्सेप्ट रेशियो का मतलब ध्यान से समझ लिया ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुश्किल है ही नहीं, बस मैं खामखा ही मुश्किल ले रहा हूँ, या मैं सोच भी नहीं सकता इतना मुश्किल है. कुछ नहीं करना, ध्यान से मेरी बात को सुननी है, ध्यान लगाकर स्पीड को कम कर दो. जो 2x की स्पीड में चल रहे हैं ना उनको कम कर दो, उसको 1.5 कर लो एटलीस्ट. ध्यान से बातों को सुनोगे ना, कंसेप्ट की बात ध्यान से सुना करो. भले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, पर कंसेप्ट टाइम स्पीड मत बढ़ाएगा. 1.5 मैक्स, बस इतनी है, बहुत है. चलिए करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफिशियंसी रेशियो. मैं एक एग्जांपल के साथ चीजों को समझाता हूं. पहले मैं तीनों रेशियो आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे. ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसके, एक क्वेश्चन मुझे दे रखा वो करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता और उससे ज्यादा तो बाद में भी कर लेंगे. ठीक है, अभी के लिए कॉन्सेप्चुअली एक क्वेश्चन मैं कराई दूंगा आपको. इफिशियंसी रेशियो, देखिए मैं लिखवा कुछ नहीं रहा,
अगर आपको लिखा हुआ पढ़ना है तो आप मॉड्यूल खोल के पढ़ लेना। मेरा काम है आपको इफिशिएंसी रेशियो को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना। तो लिखवाने वाला सिस्टम खत्म करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। भाई मान लो मिस्टर ए जो है एक वर्कर है, मिस्टर ए एक वर्कर है, ठीक है सर। अब मिस्टर ए रोज आता है ऑफिस और रोज अपना काम करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मिस्टर ए कितनी इफिशिएंसी से ये काम कर रहा है। अभी आपको इफिशिएंसी वर्ड का मतलब समझ में आया। तो हमने कहा था कि यार मिस्टर ए से हमने कहा कि भैया देखो हमारा ना एक्चुअल आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट हमें पूरे मंथ में 500 यूनिट तैयार करना है। अब 500 यूनिट कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट एक यूनिट मान लो। हमें ना 500 यूनिट का एक्चुअल आउटपुट हमें जनरेट करना है मतलब कर लिया। अब हमें डाटा मिला कि जब हम एक अनुमान लगा रहे थे कि भाई हमारे 500 यूनिट बनाकर हम करेंगे, 500 यूनिट बनाएंगे, तो इस 500 यूनिट में कितने घंटे लगने चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। 500 यूनिट को बनाने में एक वर्कर कितने घंटे लेगा, ठीक है सर। तो यहां पर बोलेंगे स्टैंडर्ड आर। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर हमने कहा स्टैंडर्ड आर है किसके लिए? फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई देखो एक्चुअल आउटपुट जो 500 यूनिट आपने बनाई उसको बनाने के लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे, ठीक है सर, इतने घंटे लगने चाहिए थे। लेट सपोज 500 यूनिट को बनाने में 10,000 आवर्स लगने चाहिए थे और एक्चुअल आर कितने लगाए इस यूनिट को कंप्लीट करने में? सर 12,000 घंटे लगा दिए। जो काम 10,000 घंटे में हो जाना चाहिए था उस काम में मिस्टर ए ने 12,000 घंटे लगा दिए। मुझे बताओ क्या इसने अच्छा काम किया या बेकार काम किया? एक्चुअल आर वर्क लिख लो, क्या इसने अच्छा काम किया बेकार किया? सर मजा नहीं आया। जिस काम में 10,000 घंटे लगने चाहिए थे, प्लान किया था भाई 10,000 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए था, और आपने उस काम को 12,000 घंटे में करा। तो इसने अच्छा काम करा बेकार करा? बेकार करा। बेकार करने का मतलब है एडवर्स। बेकार करने का मतलब क्या है? एडवर्स सिचुएशन है हमारे लिए। कैसी सिचुएशन है? अनफेवरेबल पोजीशन में है। इस वर्कर ने अच्छे से काम नहीं करा, इसकी इफिशिएंसी अच्छी नहीं है। अब मुझे ना फॉर्मूला बनाना है दोस्त। फॉर्मूले में दो चीज आती है, एक आता है स्टैंडर्ड आर, एक आता है एक्चुअल आर। अब मुझे ये समझना है कि स्टैंडर्ड आर ऊपर आएगा एक्चुअल आर नीचे आएगा, या एक्चुअल आर ऊपर आएगा स्टैंडर्ड आर नीचे आएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों चीजें डाल देता हूँ। फॉर्मूले दो चीज से बनेंगे। मैंने कहा भाई 12,000 ये हो गया एक्चुअल आर, मैंने कहा भाई 10,000 इंटू 100। एक ये हो सकता है 12,000 घंटे लगाए जबकि स्टैंडर्ड लगना चाहिए था 10,000 घंटे। भाई मैं फॉर्मूला भूल गया क्वेश्चन के अंदर, मैं एग्जाम में फॉर्मूला भूल चुका हूं। अब मुझे दिमाग लगाना है कि यार फॉर्मूला क्या था। तो मैंने सोचा, मैंने ये देखा कि यार एक 500 यूनिट को बनाने में 10,000 घंटे लगने चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड, पर इसने 12,000 घंटे लगाए। तो मेरे दिमाग में एक चीज हिट करी कि भाई देखो चाहे इसने ज्यादा लगाए जो भी हो फॉर्मूला, पर ये मुझे पता है कि इफिशिएंसी इसकी बेकार है, एडवर्स सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरी परसेंटेज 100 से कम होनी चाहिए। बात समझाई थी मैंने? जब कैसी सिचुएशन आए? एडवर्स सिचुएशन आए, और एडवर्स सिचुएशन में आपकी परसेंटेज कैसी होनी चाहिए? 100 से दोस्तों कम होनी चाहिए। एडवर्स सिचुएशन में आपकी पोजीशन 100 से कम होनी चाहिए। और फेवरेबल सिचुएशन में कैसी होनी चाहिए? 100 या 100 से ज्यादा। अगर 100 भी है तो फेवरेबल, तो लेस देन 100 का मतलब क्या है? एडवर्स सिचुएशन। और ये आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए, समझ गए? तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? 100 से कम आएगा, ये तो ठीक है। या एक मैं फॉर्मूला भूल गया, पर एक और चीज हो सकती है, या मैं ऐसा कर दूं 10,000 ऊपर और 12,000 नीचे। भाई मैं यही तो करूंगा। दो डाटा मुझे दे रखा है, या तो मैं 12,000 ऊपर 10,000 नीचे करूंगा, या 10,000 ऊपर 12,000 नीचे करूंगा। इससे अलावा और कुछ हो नहीं सकता इसमें। अब मैं फॉर्मूला भूल चुका हूं तो मैं क्या करूं? देखिए सर, मुझे पता है मेरी जो इफिशिएंसी आएगी, मेरी जो इस वर्कर की जो इफिशिएंसी है वो 100% से कम है, क्योंकि अनफेवरेबल सिचुएशन यहाँ पर है। तो चेक करते किस वाले से 100% से कम आ रही है। 12,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रही है 120%। 120% की इफिशिएंसी। क्या इसने बहुत अच्छा काम करा? क्या इसने बहुत अच्छा काम करा? नहीं सर, इसने घटिया काम करा है। इस वर्कर ने अपने स्टैंडर्ड को हिसाब से काम नहीं करा, उससे ज्यादा घंटे लगा दिए, तो हमारे लिए तो बेकार है, एडवर्स सिचुएशन है। इस हिसाब से कितना आ गया भाई? 10,000 डिवाइड बाय 20,000, 10,000 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100।
83.33%। तो मैं बताओ कौन सा वाला सही रहेगा। अब आपने दिमाग लगाया यार, देखो फॉर्मूला तो मैं भूल चुका था, पर इतनी मुझे बात पता है, इतना कॉन्सेप्ट मुझे याद है कि आंसर 100 से कम आना चाहिए, तो ये वाला सिचुएशन सही रहेगा। इस हिसाब से हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट करा कि दोस्तों जब भी इफिशियंसी आपको निकालनी होती है, इफिशियंसी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इफिशियंसी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वो 10,000 क्या है, वो 10,000 क्या है दोस्तों, वो 10,000 आपका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड देखोगे ना, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। और नीचे जो है वो क्या है 12,000, क्योंकि सही सिचुएशन ये है, क्योंकि परसेंटेज 100 से कम होना चाहिए, एक्चुअल आर वर्क, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमने फॉर्मूला जनरेट करा। और सर एक चीज और बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन, पहले इसका आंसर लिख लेता हूं, 10,000 घंटे का काम उसने 12,000 घंटे में करा है, तो आपका परसेंटेज 100 से कम होना चाहिए था, 83.33%। उसकी इफिशियंसी कितनी है 83। उसने अपनी 100% इफिशियंसी से काम नहीं करा, उसने 83.33% से काम करा। अब हम कंट्रोल कर पाएंगे, हम कहेंगे वर्कर ये लो पैसे पकड़ो और टाटा बाय बाय करो। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। या हम उसको एक वार्निंग दे देंगे कि भैया देखो आपने ये काम सही नहीं करा, अगली बार भी अगर आप ऐसे काम करते हो तो आपकी हम छुट्टी कर देंगे जी। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग करना। समझ में आया? अब क्यों बनाई है इफिशियंसी किसी वर्कर की? हमें क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूं तो क्वेश्चन में ये कहूं कि अगर मान लो यही वर्कर अगर ये काम इफ एक्चुअल आर वर्कड 9,000 आर, सोचो अगर एक्चुअल आर 9,000 घंटे होता तो मुझे बताओ क्या इस वर्कर ने अच्छा काम करा होता है बेकार काम करा होता? सर अच्छा काम किया होता। ये हमारा मान लो दूसरा एग्जांपल हो गया। तो इस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ता? मुझे ये करना पड़ता, मैं फिर से भूल गया फॉर्मूला, तो मैं वही चीज करूंगा। भाई देखो 10,000 घंटे मेरा ऊपर आ जाएगा, 9,000 घंटे नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। एक तो ये हो सकता है, ये 9,000 घंटे ऊपर 10,000 घंटे नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो सकता है। फॉर्मूला मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पता है 10,000 घंटे का काम 9,000 घंटे में करा है, 100% से ऊपर आनी चाहिए एफिशिएंसी। 100% कब आती है? जब 10,000 घंटे का काम 10,000 घंटे में करा। अगर 10,000 घंटे का काम उसने 9,000 घंटे में करके दिया तो अच्छी बात है, ये अपनी इफिशियंसी 100% से ऊपर काम कर रहा है, अपनी इफिशियंसी से ऊपर। हम कह रहे हैं कि भाई उस यूनिट को बनाने में 10,000 घंटे लगने चाहिए, तो उसने भैया ने उसने तो 9,000 में कर दिया यार। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से कहते हैं। चलिए 10,000 डिवाइडेड बाई 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब ये आ गया 111%। तो ये वाला सही होगा क्योंकि और यार गलत होगा। इधर क्या है? 10,000 स्टैंडर्ड आर, ये क्या है एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय 100, बन गया फॉर्मूला। समझ में आया? तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे इसकी? कई बार स्टूडेंट रटने लग जाते हैं, वो कहते हैं जो कम होगा उसको ऊपर रखेंगे। नहीं, इस वाले केस के अंदर देखो अब कम क्या है 9,000, उसको नीचे रख रहे हैं हम। रटना नहीं है, कंसेप्ट समझ रहे हैं कि इफिशियंसी बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ रही है, और वो इससे पता लगेगा आपको चीजों को देखकर। इस कॉल्ड इफिशियंसी रेशियो। होप आपको इफिशियंसी रेशियो समझ में आया। एक बार इसको देख लो, ठीक है, लिख लो, उतार लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर कर रहे स्टार्ट, देख लिया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो हमारा ये कहता है कि आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है ना आपके पास, उसका आप कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और कितना आपके पास बजट है उसके पास पैसे का। मैं एग्जांपल के समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो दोस्तों हमें एक्चुअल आउटपुट बनाना है 500 यूनिट का, ठीक है। एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड के अनुसार। एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड के अनुसार। तो मुझे बताओ 500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500 घंटे लगेंगे। तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट आएगा 2500 घंटे लगते हैं। ये समझ में आ गया? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जो यूनिट आप बना रहे हो, एक्चुअल में जो यूनिट बनी, वो हर एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए। एक वर्कर, ये होता है हमेशा एक्सपीरियंस के बेस पर होता है।
हम देखते हैं भाई एक वर्कर है, जैसे आप घर बनाते हो कभी, तो घर में आप देखते हो यार 2 मंजिल का मुझे घर बनाना है, तो उसमें कम से कम कितना टाइम लग जाएगा, 5-6 महीने, ये एक अनुमान है। ऐसा तो कहूंगा 2 साल लग जाएगा, पर मेरे पास 2 साल है, मेरे पास 2 साल है। आप मेरी बात को ध्यान समझना, मुझे घर बनाना है और उसके लिए मेरे पास समय है 2 साल, आराम से बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पर 2 साल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 2 साल तक खींचोगे उस घर बनाने को। जो घर 6 महीने में बन जाना चाहिए वो आप 2 साल तक खींच रहे हो, ये भी गलत है, राइट? ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो जो मैं कह रहा हूं ना, मेरे पास समय कितना है, उसको कहते हैं बजटेड आर। इस यूनिट को बनाने पे मेरे पास इतने आर का बजट है। लेट सपोज कि मेरे पास बजट है, इसको बोलते हैं बजटेड आर। बजटरी आवर्स, लेट सपोज मेरे पे 5000 घंटे का बजटरी आवर्स, 5000 घंटे का मतलब भाई इतना मेरे पास बजट है कि मैं इन 500 यूनिट को बनाने में 5000 घंटे लगा सकता हूं। मेरे 5000 घंटे पड़े हुए हैं, उतने के पैसे पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि मैं 5000 घंटे ही लगाऊं, ये तो गलत हो जाएगा यार। मेरे पास एक घर में गया, मैं किसी दुकान पे गया और दुकान पे जाकर मैंने को एक एसी पसंद आया और उसने कहा कि भैया आपका बजट कितना है। मैंने कहा मेरे अकाउंट में तो 1 लाख रुपए पड़े हैं। वो कह रहा जी 1 लाख का ही एसी है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आपके अकाउंट में कितने पड़े उससे क्या मतलब, ले आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हो, बट वो एसी तो 35,000 का है, अब उसको उतने के ही तो दोगे। सिमिलरली वही बात कर रहा हूं कि भले आपके बजट ज्यादा हो, पर जिस यूनिट को बनाने में 2500 घंटे लगने चाहिए तो उधर 5000 थोड़ा लगा दोगे। तो जब हम स्टैंडर्ड आर और बजटेड आर को कंपेयर करते हैं, इससे जो रेशियो निकल कर आती है उसी को कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। और ये हमें बताती है कि आप अपने बजट से कितनी चीजें यूटिलाइज कर रहे हो एज पर स्टैंडर्ड। भले आपका बजट 5000 घंटों का है, पर जो चीज 2500 घंटे में बनना चाहिए आप उतना ही यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? समझ में आ गई बात? चलिए अब यहां पर यह देखना है कि सर हमारा ये फायदा है या बेकार है। जिस चीज मेरे पे भले ही 5000 घंटे है, पर मैंने क्या ज्यादा यूटिलाइज करा या कम करा? सर मैंने कम करा। मैंने ज्यादा यूटिलाइज करा दोस्तों या कम करा? ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये देखो कि आपने अपने बजट से कितने घंटे यूटिलाइज करे, आपने अपने बजट से कितने घंटे आपने यूटिलाइज करे। तो सर कैसे निकालेंगे एक्टिविटी रेशियो? बड़ा सिंपल है सर। मैंने सर 5000 घंटे मेरे पास थे टोटल बजट आर, और मैंने उसमें से 2500 घंटे यूटिलाइज करे, तो मैं कह सकता हूं 50% यूटिलाइज करे, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं 5000 ऊपर और 2500 नीचे लिख दूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका आंसर 150% आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं 5000 ऊपर और 2500 नीचे लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 100, तो 200% आ रहा है। इसका मतलब आपने अपने बजटेड आर से 200 घंटे ज्यादा यूज करे स्टैंडर्ड आर। नहीं सर, बजटेड आर 5000 है, उसका आधा करा है तो 50% है। इसका मतलब इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे कि बजटेड आर कितना था 5000 घंटे, आपने कितना करा, ज्यादा करा है कम करा? अगर कम करा तो आधा करा तो 50% है, तो हमेशा स्टैंडर्ड ऊपर बजट नीचे। स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटरी आर मल्टीप्लाई बाय 100। मान लो 5000 घंटे का बजट आ रहा है और 5000 घंटे यूज करा, तो 5 और 5 मतलब क्या आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 100 कट गया 100%। 5000 घंटे का बजट आ रहा है और आपने 6000 घंटे यूज कर लिए उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपने अपने बजट से भी ज्यादा यूज कर लिया। तो 6000 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, 120% आपने यूटिलाइज कर लिया अपने बजट से, 120% आपने यूटिलाइज कर लिया, तो ये आ जाएगा 50% यूटिलाइजेशन है। ठीक है सर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपका परसेंटेज 100 से कम आता है तो उस केस के अंदर आपकी एक एडवर्स सिचुएशन है। पर यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि यार सही सिचुएशन, अच्छा किया हमने कि भाई 5000 घंटे हमारे पे बजट आते हैं और उसको सिर्फ 2500 यूज करा। जिस चीज में 2500 लगना चाहिए 25, उसमें 5000 क्यों लगाए? तो ये हमारे लिए अच्छा काम है। तो अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और आप ये सोचो कि 500 यूनिट के लिए जब 2500 घंटे लगने चाहिए थे, आपने उसमें से 5000 क्यों अलॉट करे? भाई जिस यूनिट को बनाने में 2500 घंटे लगने चाहिए, दो तरीके से सोच आपकी किस तरीके से वैसा सोचता है।
पहले तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि जिस चीज जो 5000 घंटे आपको दिए है उसमें से आपने 2500 लगाए, इससे अगर कंपेयर करोगे तो आपने सही काम किया भाई, 2500 घंटे लगाए, जिस चीज में 2500 लगने चाहिए थे उसमें मैं 5000 क्यों लगाऊं भाई, तो इस हिसाब से कंपेयर करोगे तो अच्छा काम किया। बट अगर कोई परसेंटेज मेरी 100 से कम आ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि ये एक क्या होती है, अनफेवरेबल सिचुएशन होती है। कैसी सिचुएशन होती है दोस्तों, अनफेवरेबल सिचुएशन होती है। अब अनफेवरेबल सिचुएशन कैसे होगी, इस तरीके से सोचना होता है। क्या सोचेंगे, जिस चीज के लिए 2500 घंटे लगने चाहिए थे उस चीज के लिए आपने 5000 घंटे का क्यों बजट बनाया। स्टैंडर्ड कहता है 500 यूनिट को बनाने में 2500 घंटे लगने चाहिए थे, पर आपने उसको कितने का बजट बना रखा है, 5000 घंटे का दे रखे, उसको अलॉट कर रखे। अरे क्यों दिए भाई, तो जो 2500 घंटे आपने एक्स्ट्रा डाल दिए वहां पर वो आपके वेस्ट ही तो हो रहे हैं, उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, तो 2500 घंटे अनयूटिलाइज्ड हो गया। इस तरीके से ये एडवर्स माना जाता है, राइट। ठीक है सर, लिख रहा हूं ये पॉइंट, एक्सप्लेनेशन याद रहेगी आपको। दो तरीके थे सोचने के, पर एडवर्स सिचुएशन क्या होती है, अगर आपकी यूनिट, अगर आपकी परसेंटेज 100 से कम आ जाए तो एडवर्स। एक्सप्लेनेशन ये है, 500 यूनिट को बनाने में 2500 घंटे लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड आर, और उस चीज के लिए 5000 घंटे, 5000 बजटेड आर दिए हुए हैं। इससे हमारे 2500 बजटेड आर का अनयूटिलाइज्ड हुआ। जो कि वेस्ट हो गए। इसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे। इसलिए ये एक एडवर्स सिचुएशन है। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, 500 यूनिट को बनाने में 2500 घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड आर, और उस चीज के लिए आपने 500 घंटे, 5000 घंटे का बजट दे दिया उसको। भाई एक रोड बनाने में 2 करोड़ रुपए लगने चाहिए थे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रोड बनाने में 25 करोड़ रुपए दे दिए। भाई पूरे पूरे 22-23 करोड़ का घाटा हुआ ही नहीं हुआ, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है। इस चीज को बनाने में 2 करोड़ रुपए लगने चाहिए थे, उसके लिए 25 करोड़ का बजट क्यों बना के चल रहे हो आप, क्यों अलॉट कर रहे हो उसकी जगह पर। इस तरीके से जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा यार, जिस चीज के लिए 2 करोड़ थे उस चीज के लिए 25 करोड़ दे दिए, इसका मतलब 23 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाया, खामखा का वेस्ट कर दिया उस पैसे में, तब खा लिया लोगों ने, बात अलग होगी, पर हमारे लिए तो देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से वेस्ट हो गया वो। तो 23 करोड़ रुपए कहीं और लग सकते थे और कितनी 2-2 करोड़ वाली रोड बन जाती, इसका मतलब आपने वो पैसा वेस्ट कर दिया, वहां 2 करोड़ की जगह 25 करोड़ देंगे। तो ये हो गया बजट। जिस चीज के लिए 2500 घंटे लगने चाहिए था वहां आपने 5000 घंटे क्यों दिए, जो बाकी 2500 घंटे है वो आपका अनयूटिलाइज है, आपने तो 50% यूज करा, तो बाकी जो 50% है वो अनयूटिलाइज हो गया और वेस्ट हो गया। इसको कहते हैं एक्टिविटी रेशियो, इस तरीके से सोचा जाता है। क्लियर होगी एक्सप्लेनेशन। अब जब हम बजट और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड तो दोस्तों वो है ना कि हमारी प्लान, यार देखो 500 यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लग सकते हैं, क्या पता 6 घंटे लग जाए, क्या पता 7 घंटे लग जाए। अरे एक रोड को बनाने में 2 करोड़ लग सकते थे, आपने उसके लिए 25 करोड़ अलॉट करे। अब जब रोड बनना चालू हुई तो 2 नहीं 5 करोड़ लग गए भैया। तो जब मैं बजट को एक्चुअल से कंपेयर करता हूं तब आता है कैपेसिटी रेशियो, तब आता है कैपेसिटी रेशियो। सर ये तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है प्लान, प्लान हमेशा एस्टिमेट बेसिस पर होता है। जब एक्चुअली हम उस 500 यूनिट को बनाएंगे तो पता चलेगा ना कितने घंटे लगे,
क्योंकि वर्कर की इफिशियंसी भी तो मैटर करती है। अब वर्कर आया ढीला ढाला सा, उसने काम करा तो उसने 3000 घंटे लगा दिए, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअल डाटा को भी बजट से कंपेयर करना होगा, ये देखना होगा कि कितना एक्चुअल में अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है। अभी तो हमने देखा प्लानिंग में अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, भाई 5000 दे दिए खामखा के, जबकि 2500 लगने चाहिए थे। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड के अनुसार 2500 घंटे का अनयूटिलाइज अमाउंट है, ये कहता है एक्टिविटी रेशियो। पर कैपेसिटी रेशियो कहता है 5000 घंटे लगने चाहिए, लगा दे दिए मैंने, अलॉट कर दिया बजट, 5000 घंटे का बजट दे दिया, जबकि लगे कितने, सिर्फ 3000 घंटे। तो एक्चुअल में अनयूटिलाइज कितना है, सिर्फ 2000 घंटे। तो जब हम बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तब आता है कैपेसिटी रेशियो। तो ये तो हमारा अभी भी एस्टिमेशन पे बेस्ड है। हम ये कहेंगे एडवर्स सिचुएशन जिससे हमारा 2500 घंटे का लॉस हो गया, 2500 घंटे का हमारा लॉस हो गया एस्टिमेशन बेसिस पर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहा हूं ना, स्टैंडर्ड एस्टिमेशन है, पर जब मैं बजट को एक्चुअल से कंपेयर करूंगा तो एक्चुअली लॉस पता चल जाएगा मुझे। उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, कैपेसिटी रेशियो डालेंगे। अब आया समझ में तीनों का मतलब। इफिशियंसी रेशियो तो लेबर की इफिशियंसी बताएगा, एक्टिविटी रेशियो में बताएगा जिस चीज के लिए 2500 घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड, उसके आपने 5000 घंटे क्यों दे दिया, बाकी 2500 घंटे का लॉस हो गया, 50% बजट आर का लॉस हो गया। पर वो एस्टिमेशन ही है, 50% जो बजट आर का लॉस हो वो भी एक एस्टिमेशन है। एक्टिविटी रेशियो स्टैंडर्ड से कंपेयर करा है, जब बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ। तो कैपेसिटी रेशियो आपके पास, एक्चुअल आउटपुट आपके पास आ गया 500 यूनिट का, और इस 500 यूनिट में कितना वर्कर ने काम करा, एक्चुअल आर वर्क 3000 घंटे। अब आप ये कंपेयर करोगे, 3000 घंटे लगा दिए जबकि बजट आ रहा कितने अलॉट करे थे, 5000 घंटे का। तो अब मैं कहूंगा भैया देखो, जिस चीज के लिए आपने 5000 घंटे दिए वो 3000 में हो चुका, अब बाकी जो 2000 आपने एक्स्ट्रा दिए वो आपका एक एडवर्स सिचुएशन है, बेकार है, कहीं और लगा लेते, कुछ और यूनिट बन जाती, आपने वेस्ट कर दिया वहां पर उसको। इसका मतलब ये नहीं कि सर 5000 घंटे दे दिए तो आपने 3000, आपका पैसा 5000 घंटे का ही गया होगा बजट के अनुसार। आपने जो बजट बनाया उसका पैसा 5000 घंटे का, मान लो 1 घंटे के आप दे रहे हो 10 रुपए, तो आपने 50,000 रुपए का बजट रखा है, अब उसके लिए लगे 30,000, आपने 50 दे दिए, तो आपके 20,000 का लॉस हो गया अमाउंट में अगर देखा जाए तो। इसे कहते हैं, इसलिए तो कंट्रोलिंग कह रहा हूं कि बजट इतना मत बनाओ, एक्चुअल आर देखो, बजट से कंपेयर करो, कैपेसिटी रेशियो निकालो, 100% या उससे अबव लाओ। ठीक है, चलिए कैपेसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, बजट हमेशा नीचे आएगा, चाहे एक्टिविटी रेशियो चाहे कैपेसिटी रेशियो। मैं आपको फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। 3000 घंटे यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, जबकि 5000 घंटे हमें अलॉट करेंगे, तो हम उसमें से 3000 यूटिलाइज कर पाए, बाकी 2000 यूटिलाइज नहीं कर पाए, ये 2000 घंटे का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 5000 में से कितना परसेंट यूटिलाइज करा आपने, परसेंट में निकाल लो। 5000 में 3000 घंटे यूटिलाइज करे तो मैं देखूंगा तो 60% आपने यूटिलाइज करा और 40% आपने यूटिलाइज नहीं करा। जो 40% आपने यूटिलाइज नहीं करा वो आपका वेस्ट हो गया, और वो आपने कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे जो आप नहीं कर पाए। कैपेसिटी रेशियो, अगर रेशियो 100 से कम आ जाए तो एडवर्स सिचुएशन होती है, और इस केस के अंदर एडवर्स क्या होगा, पूरा कॉपी करूंगा यहाँ पर। पांच सौ यूनिट को बनाने में 3000 घंटे लगे, 3000 घंटे लगने चाहिए, नहीं लग गए। 3000 आर लग गए एक्चुअल में, और उस चीज के लिए हमें 5000 घंटे बजट डाल दिए हुए। इससे हमारे 2000 घंटे का 2000 घंटे 2000 आर अनयूटिलाइज हुआ है, जो कि वेस्ट हो गया, जिसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे। इसलिए ये एडवर्स सिचुएशन है, 2000 घंटे का लॉस हो गया, एक्चुअल लॉस।
2000 घंटे का कैसा लॉस हुआ, एस्टिमेशन नहीं, अब यहां पर आ जाएगा एक्चुअल लॉस। अब आ गया समझ में तीनों कॉन्सेप्ट। और अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस बात का ध्यान रखिए, बजट हमेशा नीचे होता है, बजट हमेशा नीचे होता है, बजटरी आर हमेशा नीचे होता है तीनों फॉर्मूले में। फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्चुअल आर वर्क मल्टीप्लाई बाय बजटेड आर डिवाइड बाय बजटरी आर मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में निकालने के लिए आंसर। तो मतलब ट्रिक बता दूं, इफिशियंसी रेशियो, अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ, ट्रिक याद कर लो, इफिशियंसी रेशियो, दूसरे नंबर पर आएगा एक्टिविटी, क्योंकि मैंने दूसरे पे एक्टिविटी कराया है, और तीसरे पे आएगा कैपेसिटी। सर कभी भी आप फॉर्मूला भूल दोगे ना, पर कभी जिंदगी में इफिशियंसी रेशियो का फॉर्मूला नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से हमने सीखा। या तो हम ऊपर कुछ और रख देंगे, नीचे कुछ और रख देंगे, कॉन्सेप्ट क्या था भाई, जो चीज स्टैंडर्ड लगनी चाहिए थी 5000 घंटे, उसमें आपने 4000 घंटे लगाए, तो अच्छी बात है। तो इफिशियंसी के लिए क्या करना होगा, स्टैंडर्ड ऊपर, 4000 नीचे, 5000 ऊपर। तो इफिशियंसी रेशियो फॉर्मूला आप बना सकते हो खुद से। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन में एक्चुअल आर वर्कड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको ये दोनों फॉर्मूले बनाने, अभी कैसे बनाएंगे, इन दोनों फॉर्मूले में क्या होगा, बजट हमेशा नीचे होगा। देखिए पहले क्या करना है आपको, ये जो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट है, इसमें फॉर्मूले में बजटरी हमेशा नीचे होगा, इस बात का ध्यान रखेगा, बजटरी आर हमेशा नीचे होगा। और इसमें भी क्या होगा, बजटरी आर हमेशा नीचे होगा। ये बात तो क्लियर है, ध्यान रहेगी बात हमेशा। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर भूल गया मैं, एक्टिविटी में यार स्टैंडर्ड ऊपर था यार, तो इस बात का ध्यान रखना, पहले तो ये तीन चीजें सेम ऐसी तरीके से लिखना, और कोशिश ये करना कि भाई जो यहाँ है एक्टिव एफिशिएंसी में, वही यहाँ है। बस इतना आपको अगर याद रहेगा। सर ये छोटी चीज है, आपको लगेगा सर ये तो अजीब सा बता दिया आपने, छोटा सा है, इसमें कोई पर यही चीज दोस्तों पेपर में याद रह जाती है, यही चीज पेपर में याद रह जाती है। इफिशियंसी, एक्टिविटी और कैपेसिटी, आपने देखा कि भाई ये आपने बना लोगे फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि स्टैंडर्ड ऊपर एक्चुअल नीचे, आपने देखा कि यार स्टैंडर्ड ऊपर एक्चुअल नीचे, पर एक्टिविटी और कैपेसिटी रेशियो में आपको पता है यार बजटरी हमेशा नीचे आएगा, दोनों फॉर्मूला चाहे कोई भी, पर ऊपर समझ नहीं आ रहा ऊपर क्या आएगा, एक्टिविटी में स्टैंडर्ड आना चाहिए, एक्चुअल आना चाहिए। तो इस तरीके, क्योंकि डाटा तो थी सब में दे रहा होगा, एक क्वेश्चन में एक्चुअल भी होगा स्टैंडर्ड भी होगा, तो उसमें बोलेगा कैपेसिटी एक्टिविटी निकालो, तो कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि एक्चुअल भी दे रखा है स्टैंडर्ड भी दे रखा है। तो ऐसे लिखना, और इफिशियंसी के जो ऊपर है वही एक्टिविटी के ऊपर होगा, और जो कैपेसिटी इफिशियंसी के नीचे है वो कैपेसिटी के ऊपर होगा। जैसे ये फील हो गया, तो अब आपको पता चल जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा, एक्चुअल आर वर्क। ठीक है सर, क्लियर है, इस तरीके से सोचो इसको। ठीक है सर, अब आज ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने ये क्वेश्चन करा था, ये देखो, प्रॉब्लम ऑन कंट्रोलिंग रेशियो। कुछ नहीं है, सारा डाटा आपको दे रखा है, कह रहा है बजटेड प्रोडक्शन है 80 यूनिट का, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको 60 दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन ये आ गया, बजटेड प्रोडक्शन ये हो गया, और एक्चुअल आर वर्ड है 500 घंटे। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम यहाँ पर 35। सुनो, हमें क्या दे रखा, एक्चुअल आर वर्क दे रखा जो हमें चाहिए होता है, पांच सौ घंटे का दे रखा। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम पर आर, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दे रखा है, एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से जो एक्चुअल हमने यूनिट बनाई उसको कितने लगेंगे, 480 घंटे, 6 उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब देखिए सर, बजटेड आर नहीं दे रखा,
वो सिर्फ यूनिट दे रखी है, आर चाहिए हमें। सर यूनिट से भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं यूनिट से, पर हमें क्वेश्चन में आर से सिखाया गया है हमारे पेपर के अंदर, जबकि इफिशियंसी आप यूनिट और आर दोनों से निकाल सकते हैं। जो भी तो क्वेश्चन मैंने से पूछा कि भाई इफिशियंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो निकालो, आप क्या निकालो, इफिशियंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो। पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर तो बजट प्रोडक्शन ही अलग है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बजट प्रोडक्शन का मतलब है हमारे पास 80 यूनिट बनाने का बजट है, हमने अलॉट कर दिया, और एक यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए थे, 8 घंटे, तो 80 यूनिट पे कितना लगेंगे, 64। मतलब आपके बजट आर भी यहां से आप निकाल पाओगे डायरेक्टली। कैसे निकाला था आपने, आपने कहा था भाई 60 यूनिट हम बना रहे हैं और एक यूनिट पे 8 घंटे लगते हैं, तो हमारा 60 यूनिट का स्टैंडर्ड है, तो 480 घंटे लगेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। पर बजट की यूनिट अलग ही दे रखी है, वो कह रहा है भाई 80 यूनिट का बजट है हमारे पास और एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड। तो सर क्या बजट यूनिट को स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, क्योंकि स्टैंडर्ड एक तरीके का बजट ही होता है ना, स्टैंडर्ड एक तरीके का बजट ही होता है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, उस हिसाब से हम बजट भी बनाते हैं, उस हिसाब से हम बजट भी बनाते हैं। पर बजट हमने यूनिट पे ज्यादा रख दिया, मतलब लेट्स सपोज ऐसे करके कि भाई देखो आप 60 यूनिट बना रहे हो पर हम आपको 80 यूनिट का बजट दे रहे हैं, पर एक यूनिट पे कितना लग रहा है, 8, 4, 640। अब तीनों निकाल लो आप यहां से। पहला आ गया इफिशियंसी रेशियो, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा भाई, इफिशियंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड अपॉन में एक्चुअल। स्टैंडर्ड है 480 घंटे, एक्चुअल है 500 घंटे। बताओ एफिशिएंसी अच्छी है बेकार है? तो देखो ना, जो काम 480 घंटे में होना चाहिए वो आपने 500 घंटे में कर दिया, 500 घंटे में करा, इसका मतलब आपने ज्यादा समय लगाया, एफिशिएंसी 100 से कम आएगी। ऐसे समझो 480 घंटे का काम आपने 500 घंटे में करा, इसका मतलब एफिशिएंसी कम आएगी, 96% की एफिशिएंसी है, कम आएगी, ऐसे सोचो। दूसरा आएगा एक्टिविटी रेशियो। अब एक्टिविटी हो या कैपेसिटी हो, दोनों में क्या होता है, बजट नीचे आता है, तो बजट नीचे आएगा। बजट आर कितना है, 640 घंटे, ठीक है सर। और ऊपर क्या आएगा, जो इफिशियंसी में ऊपर है वही नीचे आएगा, ऊपर है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट 480 घंटे इंटू 100। भाई जो काम के लिए आपने 640 घंटे अलॉट करे वो 480 घंटे में हो जाना चाहिए, आपने ज्यादा क्यों अलॉट करा, इसका भी एक एडवर्स सिचुएशन है। तो 480 डिवाइड बाय 640 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 75% ही बजटेड आर यूज हुआ, मतलब आपने जो 25% एक्स्ट्रा दे दिया वो अनयूटिलाइज्ड है, इसलिए एडवर्स सिचुएशन है। तीसरा आ गया कैपेसिटी रेशियो। एक्टिविटी और कैपेसिटी दोनों में बजट नीचे आता है। 640 घंटे का बजट दिया था और आपने 500 घंटे यूटिलाइज करा, तो एक्चुअल आर कितना लॉस्ट हो गया आपका, कितने परसेंट आपने कितना यूज करा, पहले तो निकालो। 500 डिवाइड बाय 640 मल्टीप्लाई बाय 100, 78.125% आपने कैलकुलेट करा और इतना आपने यूटिलाइज करा, बाकी आपका अनयूटिलाइज अमाउंट है। और इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया सर सारे के सारे, ठीक है सर। क्वेश्चन में तो हमें बोला था सिर्फ 3 चीज निकाल, 2 चीज निकालो, एफिशिएंसी कैपेसिटी, हमने एक्टिविटी भी निकाल ली। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तीनों की तीनों चीजें और आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास से हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो 35 हमने क्वेश्चन करे टोटल, हमारे पास लगभग 70 क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में। स्कैनर के 5 क्वेश्चन 75 मंगा लो, क्योंकि स्कैनर भी इसमें बहुत सारा इंक्लूड कर रखा है इंस्टीट्यूट ने पहले से ही, तो जो न्यू इंक्लूड करता है वो अलग से डाल दिया बुक में, तो 35 कर दिया है। अब 40 लगभग क्वेश्चन और कर रहे हैं, अब देख लो आप 40 क्वेश्चन आप करो, अब मिक्सअप आएंगे वो। तो अब ये खत्म है, मैंने आज बोल दिया था आपको, कल पिछली क्लास में भी बोला था, आज भी बोल दिया। अब इसके बाद जो भी लेक्चर चालू होंगे उसमें सब कुछ आना चाहिए। आप क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। अब सारे के सारे 36 से लेकर 70 तक जितने भी क्वेश्चन हमें करेंगे सारे प्रैक्टिकल है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन बीच में मैं छुड़वा दूंगा, रीजन क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन कोस्टिंग की थ्योरी में अलग से कराऊंगा तो फिर उन क्वेश्चन को भी अलग से कराऊंगा, ठीक है जी। क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट मैं अलग बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल वाला पार्ट अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों को मिक्सअप करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, समझ नहीं आया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।